हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर में आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत। आज की क्लास में हम प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिद्धांत कहते किसे हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल: अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रुथ और अ बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच सर्व्स एज अ गाइड इन थिंकिंग और डूइंग सर्टेन थिंग्स। यानी सिद्धांत को एक आधारभूत विवरण या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड द सेकेंड इज अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले बात कर रहे हैं हम फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। हेनरी फ्यूल, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स। यानी हेनरी फ्यूल, जिनको प्रबंध के सिद्धांतों का पिता कहा जाता है और साथ ही साथ उन्हें आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। इनमें सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन यानी कार्य विभाजन का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क स्टेट्स दैट द टोटल वर्क शुड बी सब डिवाइडेड into small components, parts, and each part of the work should be allocated to the worker who specializes in that part of the work। यानी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए और कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान और योग्यता रखने वाले व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। एंड द सेकेंड इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्तियों में यानी कर्मचारियों में अधिकारों और दायित्वों का जो विभाजन हो वह एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। यानी अधिकारों की तुलना में दायित्व ज़्यादा नहीं हो और दायित्वों की तुलना में अधिकार ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। देयरफॉर दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑथोरिटी and responsibility must go together. Moreover, there must be parity of authority and responsibility. Authority must match with responsibility. And the next is discipline की अनुशासन का सिद्धांत। According to Fiold, discipline is absolutely essential for the smooth running of business. Without it, no business can prosper. इसीलिए हेनरी फ्योल का ये कहना था कि संस्था के कर्मचारियों को अनुशासित रहना चाहिए और संस्था के नियमों और नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस और सुपीरियर, कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। अगर एक कर्मचारी को कई अधिकारी एक साथ ऑर्डर देंगे तो उस व्यक्ति में आदेशों की पालना के लिए प्रायोरिटी को डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा और यह एक डाउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि किस ऑर्डर को फॉलो किया जाए और किसको नहीं किया जाए। It is because an individual cannot serve two bosses at the same time. When an employee gets order and instructions from more than one boss, confusion and conflicts tend to arise. And the next is unity of direction. निर्देश की एकता का सिद्धांत। The principle of unity of direction states that there should be one head and one plan for a group of similar activities having the same objective. In other words, the activities that have same objectives should be directed by only one manager under one plan. कि समान प्रकार के कार्यों को समान हेड में रखा जाना चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग से संबंधित जो कार्य हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के
द्वारा ही किया जाना चाहिए और वह सारे कार्य मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में आने चाहिए. इट मीन्स दैट सिमिलर एक्टिविटीज़ अंडर अ पर्टिकुलर प्लान must be directed by only one manager. This will ensure unity of action and resulted in sound organization structure. कि समान कार्यों को समान विभाग या समान हेड में ही उसे रखा जाना चाहिए कि एक अधिकारी के अधीन जो कार्य दिए जाएं वह कार्य समानता रखने वाले होने चाहिए. अलग अलग कार्य अगर एक व्यक्ति को दिए जाएंगे तो उनमें समन्वय स्थापित करना और उनको एफिशिएंटली परफॉर्म करना मुश्किल होगा. इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो किया जाना चाहिए. अब बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता या प्राथमिकता का सिद्धांत. कि अगर व्यक्तिगत हितों और सामान्य हितों में संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हितों का त्याग या समर्पण कर देना चाहिए. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ होल. कि संस्था का हित सर्वोपरि रखा जाना चाहिए. किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए संस्था के कार्य नहीं होने चाहिए. जिस कार्य में सभी व्यक्तियों का और संस्था का हित हो उस कार्य को अपनाया जाना चाहिए और प्रायोरिटी दी जानी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन कि पारिश्रमिक का सिद्धांत फ्यूल्स स्ट्रेस्ड दैट द रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन फॉर वर्क डन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द फर्म. कि कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा हो वह संस्था के लिए भी उचित हो, साथ ही साथ वह व्यक्ति के लिए भी उचित होना चाहिए. इट शुड नीदर बी लो और नॉर हाई. ना यह बहुत कम होना चाहिए ना ही यह बहुत ज़्यादा होना चाहिए. द मोड ऑफ पेमेंट, डे रेट, पीस रेट, प्रॉफिट शेयरिंग एट्सेट्रा शुड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस बट इट शुड सेटिस्फाई बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. कि ये दोनों की दृष्टि से फेयर होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन decision making is centralization of authority and increasing their role in it is decentralization of authority. कि जब कर्मचारियों को महत्व दिया जाता है या उनको निर्णयों में सम्मिलित किया जाता है तो यह डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. और जब निर्णय सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं और अधीनस्थों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है तो यह केंद्रीकरण की स्थिति होती है. और संस्था में बहुत अधिक केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए. फेयर बिलीव्ड दैट मैनेजर शुड रिटेन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट शुड एट द सेम टाइम give their subordinate enough authority to do their job properly. Thus, a balance between centralization and decentralization should be maintained. Manager must therefore find out appropriate degree of centralization. However, the appropriate degree of centralization will depend on the circumstances of each cases. कि दोनों स्थितियों में एक संतुलन होना चाहिए. ना ही तो इस तरीके की स्थितियों की संपूर्ण जो अधिकार हैं या निर्णय हैं वह एक सर्वोच्च अधिकारी में ही हों, ना ही ऐसी स्थिति हो कि वह पूरी तरीके से विकेंद्रित हो. यह सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कब अधिकारों का केंद्रीकरण होना चाहिए और कब अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए. अब बात कर रहे हैं स्केलर चेन और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी की, यानी कि पदानुक्रमता का सिद्धांत. इसका ये मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अधिकार होते हैं वो एक फ्लो में या एक सीधी लाइन में वह होते हैं. उनका एक क्रम होता है और इसी क्रम में अधिकारों का फ्लो होना चाहिए. किसी भी अधिकारी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, उसको अवॉइड करते हुए नहीं जाना चाहिए. स्केलर चैन रेफर्स टू द unbroken chain or line of authority running from the top management to the
lowest level of the organization. This is also known as hierarchy of authority. This chain or line of authority should normally be followed for giving orders and receiving reports. In other words, all communication must be routed through each authority along line of authority. यानी कि अधिकारों की जो रेखा होती है उसी रेखा का पालन किया जाना चाहिए. बीच के किसी भी अधिकारी को टाल कर आदेश निर्देश या सुझाव आदि नहीं लेने और देने चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी व्यवस्था का सिद्धांत. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरी पर्सन. कि वस्तुओं और व्यक्तियों का एक सुनिश्चित स्थान होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु निश्चित जगह पे हो. इसी तरीके से कार्य जो व्यक्ति को दिया जाए वह उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए. एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी समता या न्याय का सिद्धांत. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर must install equity in the organization. To ensure this, manager should be friendly, fair and kind in dealing with their subordinates. कि जो संस्था के प्रबंधक हैं उनको बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए. इट इज़ बिकॉज इक्विटी इन ट्रीटमेंट इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन. कि सभी के द्वारा ऐसे व्यवहार को पसंद किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. कि कर्मचारियों के कार्यों में स्थायित्व का सिद्धांत. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी रीजनेबल स्टेबिलिटी ऑफ द tenure of personnel in the firm. No employee must be removed from his position within a short period. कि कर्मचारियों के कार्यों में स्थायित्व होना चाहिए, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी हटाया या बदला नहीं जाना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यानी पहलपन का सिद्धांत. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन द फ्रीडम टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स. कि सबऑर्डिनेट्स को अपने कार्यों में पहल करने के लिए उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए. बट मैनेजर शुड डू सो विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन. दिस फ्रीडम में एनकरेज and inspire subordinates to initiate new things. And the next is spirit du corps यानी टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल या समूह भावना का सिद्धांत. यह सिद्धांत यह कहता है कि एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को यूनाइटेड रखना चाहिए, उनमें एक टीम स्पिरिट रखनी चाहिए. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की जगह उन सबको एक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे कि वह मिलकर काम कर सकें. He suggested that verbal communication should be used instead of formal written communication whenever possible. कि इसी के साथ साथ ये भी कहा कि जहाँ तक संभव हो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए और फॉर्मेलिटी की जगह जो है इनफॉर्मल अगर वे में उनसे बातचीत की जाती है तो एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है. सो ही सजेस्टेड दैट वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड. कि मौखिक संप्रेषण का उपयोग किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन व्हेनेवर पॉसिबल. कि जिससे कि उनके अंदर एक समूह भावना का विकास हो. अब बात करने जा रहे हैं हम अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की. इसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य का सिद्धांत. उद्देश्य का सिद्धांत यह कहता है कि संपूर्ण संगठन और उसके प्रत्येक विभाग को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में कंट्रीब्यूट करना चाहिए. द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट कंट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग. कि समस्त कार्य योजना बनाकर किए जाने चाहिए. द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग स्टेट्स दैट गुड प्लानिंग इज अ prerequisite for good management. Therefore, managers should accurately plan the activities of their organizations, keeping in view the environmental factors. Policies, programs, etc. must be prepared to execute them properly. And the next is principles of span of control. यानी नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत. स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स the number of subordinates under the direct supervision of a superior. कि
एक अधिकारी के अधीन ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर्मचारी होने चाहिए, यह सिद्धांत इस बात पर स्पष्टीकरण देता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ सुपीरियर शुड सुपरवाइज ओनली दैट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स विच ही कैन प्रॉपरली सुपरवाइज डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल। कि उतने व्यक्ति होने चाहिए जिनका कि वह सीधा नियंत्रण कर सके। द नंबर ऑफ पर्सन to be supervised depends upon the nature and type of work, ability of the supervisor, etc. But in every case of supervisor should have only a reasonable number of subordinates under his direct supervision and control। कि एक अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होनी चाहिए जिनके कार्यों का वह आसानी से मार्गदर्शन और नियंत्रण कर सके। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस यानी कि संतुलन का सिद्धांत। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डिफरेंट पार्ट्स और यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन बैलेंस। दिस इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इट्स एफिशिएंसी। कि एक संस्था के सभी विभागों के कार्यों में एक बैलेंस और एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। The principle states that human efforts and other resources should be coordinated in order to achieve organizational goals effectively। कि संस्था के उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए संसाधनों में और व्यक्तियों के प्रयासों में एक समन्वय होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन यानी कि अपवाद का सिद्धांत। इसका ये मतलब होता है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। जब बहुत आवश्यक हो तभी उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। सुपीरियर शुड नॉट इंटरफेयर इन द रूटीन वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स सो लॉन्ग एज दे डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड विद इन द स्कोप ऑफ देयर ऑथोरिटी। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता का सिद्धांत। This principle states that manager must encourage participation of their subordinates in taking decisions on matters directly affecting them. Manager can consult their subordinates or invite their suggestions in order to ensure their participation। कि एक प्रबंधक को निर्णयों में अपने अधीनस्थों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैनेजर कैन कंसल्ट देयर सबऑर्डिनेट्स को कि उसे अपने अधीनस्थों के साथ में विचार विमर्श करना चाहिए। तो इस तरीके से यह प्रबंध के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जिनका डिस्कशन हमने अभी किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।